All over world. All over world. Why only in India? After making India an Islamic state, and they will go to other states. Coming like हवाला कुछ गांव है जहाँ पर शरीयत लॉ चलता है, जहाँ पर फ़ोन्स हो, गैजेट्स हो या जो भी आधुनिक चीज़ें हैं, इलेक्शन वगैरह, इसको बॉयकॉट किया हुआ है. So no modern education, no phones and TV gadgetry, completely apolitical, a non-polluting plainness dominates. Voting, elections and the like are deemed thoroughly un-Islamic. कि भाई केरला की स्टेट गवर्नमेंट शरीयत लॉ का समर्थन कर रही है, उसको न्यायिक और संवैधानिक मान्यता मिल सके इसका प्रयास कर रही है, और शरीयत लॉ के लिए उसके समर्थन में रैलीज निकल रही है. Kerala government issuing a statement. So this is the government's position. The law of inheritance and all other branches of law relating to the Muslim law contained in the Shariat are in accordance with the provision of the Constitution. One who belongs to Muslim community cannot complain on the discrimination on basis of principles recognized by Islam. और जो स्टेट गवर्नमेंट शरीयत लॉ का समर्थन कर रही है वो ध्रुव राठी जी के अनुसार शायद सेक्युलर है. और जहाँ तक बात है सेफ होने की, पिछले कुछ वर्षों में 250 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है. सेफ एंड सेक्युलर. और केरला हाईकोर्ट ने स्वयं लव जिहाद की बात मानी है. मतलब ध्रुव राठी अपने आप को केरला हाईकोर्ट से भी ऊपर मानते हैं क्या? होंगे उधर पूरा कन्वर्शन ऑफ बनने पे प्यार से लोगों को गुस्सा आ जाएगा. देखा आपने आरएसएस वालों, आरएसएस से कितना डर है. The Markazul Hidayah is a full-time religious conversion center. Zainaba now explains the modus operandi for the conversion. कन्वर्शन नहीं, हम लीगली नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, कन्वर्शन सेंटर नहीं है. Okay. एजुकेशन इंस्टीट्यूट. एजुकेशन इंस्टीट्यूट. Now Zainaba illustrates how such centers are set up step by step. ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं लग रहा आपको? और सुनिए आगे एनआईए ने क्या कहा है. How is that done? They are brought in, they are subjected to rigorous religious training till conversion to Islam is over and further. And mind you, all of this is quoted verbatim from this NIA dossier that India today has on the Popular Front. The inmates are not permitted any outside interaction. ओम नारायण 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 नारायण. सब मित्रों को राम राम. दोस्तों 2 दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर द केरला स्टोरी को सो कॉल्ड एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाला, जिसके बाद में हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैं उस वीडियो को काउंटर करूं. देखिए वैसे मैं ध्रुव राठी का वीडियो कभी भी नहीं देखता, नहीं सच में नहीं देखता. जितना मुझे याद है मैंने 2016 में शायद जब ध्रुव राठी ने नया नया चैनल शुरू किया था, उस समय मैंने कुछ 1-2 वीडियोज़ उस समय देखे थे ध्रुव राठी के. जितना मुझे याद है आम आदमी पार्टी की चाटुकारिता करते हुए कुछ वीडियोस वगैरह वो उस समय अपलोड करते थे. और वो वीडियो इतने क्रिंज थे, एक लाइन तक सुनी नहीं जा रही थी. उसके बाद दोबारा से मैंने कभी ध्रुव राठी के वीडियोस नहीं देखे. पर अब ये द केरला स्टोरी फिल्मों का विषय है, बहुत सारे सजेशंस आए आप मित्रों के, तो मैंने देखा ध्रुव राठी का वीडियो. पता था कि बहुत सारे ब्रेन सेल्स डैमेज होने वाले हैं इतनी वाहियात और फालतू बातें सुनकर, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही. और सीरियसली वो वीडियो देखने के बाद में एक ही बात मन में आई कि भाई इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी निर्लज्जता के साथ में कोई कैसे स्प्रेड कर सकता है. ऐसे व्यक्ति को रात को नींद भी कैसे आती है इस हद तक का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करके. एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट हम काउंटर करने वाले हैं फैक्ट्स के साथ में. हाँ, ध्रुव राठी के साथ जैसा कुछ इधर उधर की तोड़ी मरोड़ी गई आधी अधूरी बातें बताकर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना नहीं, पूरा फैक्ट्स के साथ में आज हम बात करेंगे. प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना. देखिए सबसे पहले तो जैसा कि सभी लिबरल्स, वोक्स वगैरह दुनिया भर के लिबरल्स और वोक्स करते हैं, जब वे किसी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, किसी को लॉजिक के आधार पर, तर्कों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर काउंटर नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ही आर्ग्यूमेंट होता है. कुछ 7-8 शब्द उन्होंने सुने हुए होते हैं कि भाई तू तानाशाह है, तू फासिस्ट है, तू हिटलर है, तू ना हिटलर सपोर्टर है, तू नाजी है, तू सेक्सिस्ट है, तू रेसिस्ट है, तू जेनोफोबिक है, तू मिसोजिनिस्ट है. ऐसे कुछ 8-10 वर्ड उनके पास में फिक्स्ड होते हैं लिबरल्स और वोक्स के पास में. भारत में थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड से कुछ संघी दल्ला, आरएसएस का दल्ला, भक्त, गोबर भक्त, ऐसे कुछ विशेष 2-4 एक्स्ट्रा वर्ड्स भारतीय लिबरल्स और वोक्स के पास में है. और पहले जो शब्द मैंने बताया वो दुनिया भर के लिबरल्स और वोक्स ये पर्टिकुलर ऐसे कुछ शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि लॉजिक और तर्कों के आधार पर वे कभी भी अपनी बात को सही सिद्ध नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी उन्होंने
मोदी सरकार की तुलना हिटलर, नाजी वगैरह इससे कर दी है। अब आगे जाकर मैं बताऊंगा वीडियो में कि किसने कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग करके सही मायने में प्रोपेगेंडा फैलाया है। अब इसके बाद में वीडियो में सबसे पहले ध्रुव राठी, केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी जी ने केरला असेंबली में जो वक्तव्य दिया था उसकी बात की। वो वीडियो दिखाया कि उन्होंने कहा असेंबली में कि 2006 से 12 के बीच में 2667 लड़कियों ने इस्लाम में कन्वर्जन किया था, धर्मांतरण किया था। अब ध्रुव राठी इसके बाद में पूछते हैं कि बताइए इसमें ओमन चांडी जी ने कहाँ पर कहा कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ था, बताइए इसमें कितनी लड़कियां ISIS ज्वाइन करने के लिए गई थी। और ओमन चांडी जी ने तो कहा कि हम फोर्स्ड कन्वर्जन होने नहीं देंगे। भैया ध्रुव राठी, सबसे पहली बात तो कितनी लड़कियों ने ISIS ज्वाइन किया, जो प्रश्न आपने पूछा, ISIS एक्टिव ही विशेषतः 2013 के बाद में हुआ और उसके बाद में ही विश्व भर से कई सारे लोग ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे 2013 के बाद में। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, आपने खुद ही कहा 2006 से 12 के बीच का ये रिपोर्ट है, तो उस समय ISIS ज्वाइन करने के लिए कैसे जाती वो लड़कियाँ? अपनी बात में तो कुछ तो लॉजिक रखो। और ध्रुव राठी जी, आपने बड़ा ही भोला बनते हुए मासूम सा चेहरा करके वीडियो में प्रश्न पूछा कि भाई ओमन चांडी जी ने कहा है कि फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, मतलब आपके अनुसार फोर्स्ड कन्वर्जन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इंडिया टुडे का वीडियो है। उन्होंने केरला में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिससे उन्होंने कन्वर्जन फैक्ट्री नाम दिया है, और कैसे मिडल ईस्ट से, गल्फ कंट्रीज से हवाला के माध्यम से फंड्स लाए जा रहे हैं, पैसा लाया जा रहा है भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के उद्देश्य से। बहुत कुछ भयावह बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलने वाली है। वीडियो वैसे 47 मिनट का है पूरा, पर उसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। You stand accused of converting people to Islam and using Satya Sarni as a front for conversion. This is an allegation. This is a baseless allegation. Can you prove that? Nobody can compel or nobody can forcefully convert from one ideology to any other religion. रिपोर्टर ने पूछा कि आप पर आरोप लगा हुआ है कि सत्य सारनी की आड़ में आप लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रही है। तो ज़ैनबा जिन्हें PFI की वुमेन विंग का नेशनल लीडर कहा जा रहा है, बताया गया है यहाँ पर। तो वो कह रहे कि नहीं, कोई भी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट थोड़ी ना कर सकता है एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी में। और आप प्रूव नहीं कर, ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस है, आप प्रूव नहीं कर सकते इसे। कन्वर्जन का क्या प्रोसीजर होता है? कन्वर्शन नाम पर लिखना ये तो ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि उधर पूरा कन्वर्शन ऑफ प्यार से लोगों को गुस्सा आ जाएगा। देखा आपने RSS से कितना डर है। रिपोर्टर ने पूछा, वो वहाँ पर एक अपनी आइडेंटिटी बदल कर गए हैं कि भाई हमें अपने सत्य सारनी की एक ट्रस्ट अपने यहाँ पर खोलनी है, ऐसा बताकर। तो पूछा कि कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब। तो ज़ैनबा उन्होंने कहा कि कन्वर्जन ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन शब्द यूज़ करेंगे तो ये RSS वालों का बहुत गुस्सा आता है। कन्वर्जन नाम पर नहीं करना है, सेंटर का नाम दूसरा नाम पर। हमारे सत्य सारनी इंस्टीट्यूट का नाम पर कन्वर्शन सेंटर नहीं है। भूल करने के बाद पहुंचे नहीं। बाहर जाकर अगर किसी को बता देंगे कि भाई यहाँ पर कन्वर्जन सेंटर चल रहा है, तो ज़ैनबा क्या कहती है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने के बाद ही उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मतलब पूरी जो भी ब्रेन वॉशिंग कहिए, वो सब होने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है। बहुत सारे काम है, मेरे को रिसोर्स भी चाहिए। ट्रस्ट में 15-16 पीपल है, तो बाद में हमको एक जगह फिक्स करना है, कैंपस वेल फर्निश्ड। तो रजिस्ट्रेशन में हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कन्वर्जन करेंगे। मतलब देखिए दोस्तों, ये पूरा ऐसे सत्य सारनी उसका सेंटर बनाने की प्रक्रिया बताई कि आपके पास में कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होने चाहिए, 15 से 16 लोग कम से कम होने चाहिए। एक प्रकार से एक फ्रेंचाइजी देने जैसा हो गया। और वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एक रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर बनाने की। सामने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिखाएंगे, गवर्नमेंट में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पर उसकी आड़ में चुपके से रिलीजियस कन्वर्जन होगा। अब आगे और भी भयावह बातें आपको सुनने को मिलने वाली है कि इस्लामिक स्टेट स्थापन करने के बारे में कैसे खुलकर बोला जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। उससे पहले NIA ने इसके बारे में क्या कहा है वो यहाँ पर आप सुनिए। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में NIA को लेकर भी
एक प्रकार से झूठ बोला है। एनआईए के किसी एक रिपोर्ट का कुछ एक हिस्सा, एक दो लाइन लेकर के ये बताया कि भाई एनआईए ने पीएफआई को तो क्रिटिसाइज किया है कन्वर्जन के लिए, पर फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई बात नहीं कही है। पर एनआईए ने एक्चुअली क्या कहा है वो आप सुनिए। Now, let's also tell you what the NIA dossier says NIA dossier about क्या the कहता है Satya देखिए। Sarani, just to put things in context. Now, what is the Satya Sarani? It is one of the many bodies that is run by the Popular Front in Kerala. Remember, it's got a women's wing, it's got a charity wing, it's even got a media wing, and it also has this education wing. But the NIA dossier says this. It's a religious conversion center run by the Popular Front of India. The NIA goes on to say that it's a place where people especially from economically backward communities are lured into conversion. ध्रुव राठी जी, गरीब समाज के गरीब वर्ग को ऐसे बहलाना फुसलाना कन्वर्जन के लिए ये एनआईए ने कहा है, ये आपके अनुसार फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है? ऐसे सिस्टम के लूप होल्स ढूंढकर इलीगल तरीके से ये कन्वर्जन करना, सामने एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखाना, उसकी आड़ में ये सब करना, ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं लग रहा आपको? और सुनिए आगे एनआईए ने क्या कहा है। How is that done? They are brought in, they are subjected to rigorous religious training till conversion to Islam is over and further. And mind you, all of this is quoted verbatim from this NIA dossier that India Today has on the Popular Front. The inmates are not permitted any outside interaction. I wonder if you noticed, but this is exactly what Zainabah has said just a while ago. बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं रखने दिया जाता जब तक उनका टारगेट कन्वर्ट करने का पूरा नहीं हो जाता। और रिगरस रिलीजियस कन्वर्जन रिलीजियस ट्रेनिंग एनआईए ने कहा है कि पूरा लगातार इस प्रकार से उनको रिलीजियस ट्रेनिंग, वो ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और बाहर से किसी के साथ में इनमेट्स नॉट परमिटेड एनी आउटसाइड इंटरेक्शन, बाहर के किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता, बातचीत नहीं करने दी जाती जब तक ये पूरा कन्वर्जन की प्रोसेस पूरी नहीं होने दी जाती। और जैनबा ने भी कुछ देर पहले ही कहा भी था कि रिपोर्टर ने पूछा कि अगर कोई बाहर जाकर बता देगा कि भाई इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर कन्वर्जन सेंटर चलता है सत्य सारनी के आड़ में, तो जैनबा ने क्या कहा था, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर तभी हो जाएगा जब वो पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पूरी ब्रेन वॉशिंग को वो करने के बाद ही वो यहाँ से बाहर जाएगा। और बात भाई वो कैसे कहेगा कि भाई मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि वैसा उसको वो ब्रेन की वायरिंग वैसी वो कर दी जाएगी ना। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कई बार कहा है कि भाई ये फोर्स्ड कन्वर्जन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। और एनआईए का नाम लेकर भी ये कहा कि भाई एनआईए ने कहा है कि भाई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होता है। भाई आप पूरे एनआईए के रिपोर्ट में से अपने एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक लाइन आप उठाकर लोगों को आप ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हो। क्या आपको ये लाइन नहीं दिखाई दी एनआईए की कि कैसा रिगरस रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है और बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट तक नहीं करने दिया जाता, तब तक उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। आपने कहाँ से कौन से फॉरेन के कोई रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए? क्या आपको इंडिया टुडे का ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाई दिया? अब ये तो एनआईए की रिपोर्ट होगी, इसके बाद जो आप सुनने वाले वो बहुत भयावह है। देखिए, people are brought in and there's no chance of them going out and telling others what's happening in Satya Sarani, because that doesn't happen till they have embraced Islam. So, part 1, you heard the women's wing chief. Now listen to one of its founding members, Ahmad Sharif. Ahmad Sharif, PFI founding member. यहाँ बाहर लोगों के सामने कैसे देशभक्ति की बातें वो करता है, ये इंडिया टुडे दिखा रहा है। लोगों के सामने देशभक्ति का वो पूरा दिखावा कर रहा है और मास्क उसका ये देशभक्ति का कैसे उतर जाता है। देखिए प्राइवेट में, इस्लामिक स्टेट फाइनल गोल है। PFI and Satya Sarani hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world? All over world. पूरी दुनिया में। That's the motive. He traveled to New Delhi to meet our reporters, posing as potential financiers. जैनबा से जो रिपोर्टर मिलने गए थे वो सत्य सारनी का उसकी एक शाखा या उसका एक सेंटर ओपन करने का कहकर गए थे। ये दूसरे जो रिपोर्टर हैं उनसे मिलने के लिए ये PFI का फाउंडिंग मेंबर खुद दिल्ली आया। किस लिए? कि उसे बताया गया था कि आपको हम फंड करना चाहते हैं। तो वो फंडिंग लेने के उसने लगा कि भाई मुझे काफ़ी फंडिंग मिलेगी, तो वो सोचकर वो दिल्ली आया खुद। All over world. All over world. Why only in India?
after making India an Islamic state, and they will go to other states. भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद में हम दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे, दूसरे देशों में कहना होगा शायद उनको, और पूरे दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का उद्देश्य है। Sharif calmly informs us हवाला of के बारे में the illegal hawala channels the Popular Front has established in the Gulf. How you send it? हवाला Coming like hawala हवाला Both it is working, both way it's working. for PFI as well as फंडिंग आती ही रहती है। A supposed charitable देखिए वीडियो बहुत बड़ा है, पर इसका ये महत्वपूर्ण पार्ट मैंने आपको दिखाया। सत्य सारणी, सामने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसकी अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं, उन सेंटर्स में कैसे कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, वहाँ पर कैसे गवर्नमेंट का वो डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, सामने कुछ और दिखाएंगे, बैकग्राउंड में फिर फंडिंग के माध्यम से ये पूरा ब्रेन वॉशिंग, और उस फंडिंग लाने के लिए ये दूसरा जो फाउंडिंग मेंबर है वो मिडल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज से पैसे लाना, कन्वर्जन हवाला के माध्यम से, और ये बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस है, आते ही रहते हैं पैसे वगैरह, ये आप सुन रहे थे। और अभी सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया गया था, उस समय भी पीएफआई को मिली हुई फंडिंग के बारे में हमने न्यूज़ वगैरह सुनी थी। तो ध्रुव राठी जी, क्या आपके अनुसार ये फोर्स्ड कन्वर्जन है या नहीं? क्या इसके पीछे आपको कोई प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आता? ये केरला की ही बातें हैं। हाँ, और ध्रुव राठी जी, एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ होता है? कोई व्यक्ति ऐसा सुबह अचानक से नींद से उठता है और उसे लगता है कि चलो यार अभी मंजन वगैरह, दातुन या पेस्ट वगैरह ब्रश बाद में करूँगा, जाकर मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ पहले। ऐसा अचानक से सुबह कोई उठकर निर्णय तो नहीं ले लेता ना कन्वर्ट होने का। हजारों वर्षों से उसके पूर्वजों ने, उसके पुरखों ने, उसके बाप दादाओं ने, उसके पूरे परिवार ने जिस सभ्यता को, जिस संस्कृति का पालन किया, जतन किया, वो जानता है कि पिछले 1000 वर्षों में इतने सारे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, पर फिर भी हमारे इस देश के वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, अपना शीश कटवाया, पर अपनी संस्कृति को नहीं नष्ट होने दिया। ऐसे अनगिनत वीरों, वीरांगनाओं के, महापुरुषों के उदाहरण हैं। पिछले 1000 वर्षों में 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों में हुआ है। हजारों मंदिर तोड़े गए। पिछले 2000 वर्षों में विश्व की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं विश्व की नष्ट हो गई, केवल हिंदू संस्कृति को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने अपना शीश कटवाया, पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो ये बातें हम इतिहास हम देखते हैं, तो अचानक से ऐसे कोई व्यक्ति सुबह उठता है और ये नहीं सोचता कि चलो आज मुझे कन्वर्ट होना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं पर उसको कोई ना कोई ब्रेन वॉश करता है, अपनी ही कल्चर, अपनी ही संस्कृति, अपने ही हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट कुछ बातें उसके दिमाग में डालता है, तभी जाकर तो वो निर्णय लेगा ना। जैसे कि पालघर में पिछले वर्ष साधुओं की लिंचिंग हुई थी, याद होगा ध्रुव राठी जी को, पत्थरों से कुचल कर मारा गया था पुलिस के सामने ही। उसी पालघर में साधुओं की लिंचिंग से ठीक कुछ महीने पहले कुछ मिशनरीज वहाँ पर, वो नक्सल प्रभावित और मिशनरी प्रभावित क्षेत्र है वो, तो मिशनरियों ने वहाँ पर जाकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बड़ी ही अभद्र ऐसी बातें की थी। और केवल पालघर की बात नहीं, और भी आप अनेकों वीडियो, मैंने वो वीडियो भी दिखाया था पालघर का, आप चाहे तो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और इसके अलावा भी आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, ऐसे मिशनरीज के कन्वर्ट करने के लिए वो क्या क्या बातें करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, और हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी सब बातें करके वो कहते हैं कि ट्रू गॉड की शरण में आप आइए, तभी आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो कन्वर्जन ऐसे अचानक से कोई सुबह उठकर ऐसे ही अचानक से कन्वर्जन नहीं करता। फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हुआ का क्या अर्थ होता है? क्या ये बात गलत है कि बाहर से, फॉरेन से फंडिंग आती है? आपने शुरुआत में भी देखा ना, जो इस्लामिक स्टेट स्थापन करना चाहते हैं उन्हें भी कैसे हवाला से पैसे आते हैं, जो मिशनरीज है उन्हें भी बाहर से कैसे फंडिंग्स आती है। ये कोई छुपी छुपाई बातें तो है नहीं। 2015-16 में मोदी सरकार ने 20,000 NGOs का लाइसेंस, FCRA लाइसेंस कैंसिल किया था। क्यों किया था? उन पर भी यही आरोप थे कि फॉरेन से जो फंड्स उन्हें मिल रहे हैं उसका उपयोग वे देश विरोधी गतिविधियों में और कन्वर्जन में कर रहे हैं, सेवा की आड़ में। 20,000 NGOs की, इक्का दुक्का NGOs की ये बात नहीं है। और ये मिशनरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। After everyone who had accepted Christ as a savior, and when they remove the tree god or stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ.
In that way, we had made many hundreds of Christ villages, and still we are trying to do our best. Over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. What an open door! When a young person there decides they're no longer going to worship rocks and sticks and stones and critters, then they start looking for the truth. This is the number of gospel meetings. Last year, our team conducted over 500,000 gospel meetings in India. And last year, the Lord blessed us. We were able to baptize into Christ over 1,060,000 individuals. अब आप बताइए ध्रुव राठी जी, क्या ये सारी बातें फोर्स्ड कन्वर्जन की कैटेगरी में आपके अनुसार आती है या नहीं? अब इस प्रकार से आप किसी के मन में अपनी ही कल्चर, अपनी ही संस्कृति के प्रति इतना द्वेष भर दो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो और उसके बाद में उससे जाकर पूछो कि क्या आप अपने मन से कन्वर्ट हुए, तो ऑब्वियसली जिसका ब्रेन वॉश किया है वो यही बोलेगा कि हाँ मैं अपने मन से कन्वर्ट हुआ हूँ। अब ये श्रुति जी का आपने वीडियो तो पिछले एक हफ्ते में देखा ही होगा। कई सारे अलग अलग चैनल्स पर जाकर उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो द केरला स्टोरी में दिखाया है एग्जैक्टली वही उनके साथ भी हुआ था। कॉलेज में ही उनका इसी प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया था। हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट उनके मन में नफरत और जहर भरा गया था। वे हिंदू देवी देवताओं को गालियां तक देने लगी थी। अपने ही माता पिता के साथ में लगातार झगड़ा करना, माँ के ऊपर हाथ तक उन्होंने उठा दिया था। हिंदू देवी देवताओं को वे गालियां देती थी और उन्होंने इस्लाम में वो कन्वर्ट हो गई थी। ये अनुभव श्रुति जी ने स्वयं बताया हुआ है। उन्होंने जाकर घर वापसी की और उसके बाद में उन्होंने 50 और लड़कियों को भी बचाया हुआ है। उसी कार्य में वे लगी हुई है। और भी ऐसे कई सारे महिलाओं के उदाहरण द केरला स्टोरी के बाद में उन्होंने सामने आकर बताया कि उनके ऊपर क्या हो यही सेम बातें हुई थी। तो क्या ये बातें फोर्स्ड कन्वर्जन में आती है या नहीं आपके अनुसार? और ध्रुव राठी जी, ये कोई केवल अभी की बात नहीं है। इतिहास में भी सैकड़ों वर्ष पहले भी ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। हजारों महिलाओं ने जो जौहर किया था अपने चरित्र की, शील की रक्षा के लिए, क्या वो आपको नहीं पता है? कि वो विदेशी आक्रांता इतने क्रूर होते थे, इतने नराधम होते थे कि शवों के साथ तक, मृत देह के साथ तक कुकर्म करते थे। तो जो जौहर के बारे में आपको नहीं पता क्या होता था, किस प्रकार से उन महिलाओं को उठाकर हरम में ले जाया जाता था, उनके ऊपर कितने सामूहिक बलात्कार, अत्याचार होते थे, बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में उनका उपयोग होता था। यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ रामदास जी ने, उन्होंने क्या लिखा है सुनिए। आज से 400 वर्ष पहले, किती गुजरिनी ब्राह्मणी भ्रष्ट विल्या, किती शानमुखी जहाजी फाक विल्या, किती एक देशांतरी त्या विकिल्या, किती सुंदरा हाल होवुनी मेल्या। योगेश सोमन जी अभिनेता है, उन्होंने अभी उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ महाराष्ट्र में, उन्होंने मराठी में बनाया हुआ है और उन्होंने बताया कि समर्थ रामदास जी ने 400 वर्ष पहले लिख करके रखा था। और इसमें भी सेम यही बात वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्ट किया गया महिलाओं को, उन्हें बाहर के देशों में कैसे बेचा गया। तो ये कोई अभी अचानक से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और केवल समर्थ रामदास जी नहीं, गुरु नानक देव जी ने बाबर के बारे में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ये वीडियो आप देख लेना। किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, मंदिर तोड़े थे, महिलाओं पर अत्याचार किए थे, ये पूरा गुरु नानक देव जी ने बाबर के बारे में लिख करके रखा है। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी कट्टरपंथी मानसिकता से ग्रसित है और वे आज भी, कुछ लोग मिशनरीज है तो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, दूसरे कुछ लोग हैं जो जिहाद के माध्यम से इस्लामिक स्टेट स्थापन करना चाहते हैं। मानसिकता वो है ना, आप उसको डिसएग्री कैसे कर रहे हैं? और अभी जो मोदी जी का आपने वीडियो दिखाया, उन्होंने केरला स्टोरी के बारे में बताया, उसमें मोदी जी ने ये बात कही थी कि वे पहले बम धमाके आदि के माध्यम से आतंकवाद को स्प्रेड किया जाता था, पर अभी एक और बहुत सॉफ्ट तरीके से ये दूसरा एक मार्ग ऐसे संगठनों के द्वारा अपनाया जा रहा है। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस, और डेमोग्राफिक चेंजेस के क्या भयावह परिणाम होते हैं वो आगे मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊंगा। केरला के कुछ विलेजेस में कैसे शरिया लॉ चलता है, वीडियोस दिखाऊंगा मैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स के। उससे पहले आगे बढ़ते हैं। आपने ओमन चांडी जी के बाद में केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में केरला इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है, ये उन्होंने कहा था। और इसके काउंटर में ध्रुव राठी ने ये कहा कि भाई वो जो वीडियो है उसमें कहीं पर एक सबटाइटल थोड़ा गलत लिखा था। भाई आप ये बताइए ना कि उन्होंने जो बात कही कि 20 वर्षों में केरला इस्लामिक स्टेट बनेगा या नहीं, ये बात उन्होंने कही या नहीं, उसको काउंटर करिए ना।
पर आपने वीडियो में कहीं पर एक सबटाइटल थोड़ा अलग है, उसको आपने वो बताया। भाई उन्होंने जो मेन बात कही 20 वर्षों में केरला इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है, ये कहा, उसमें आपको कुछ गलत लग रहा है? वो गलत है, उसे तो आपने काउंटर नहीं किया। और आपने उसी समय बात करते हुए आगे आपने एक और लाइन बताई कि वी.एस. अच्युतानंदन जी ने पीएफआई को भी क्रिटिसाइज किया है। तो भाई आपने जो गलत सबटाइटल बताया ना, उसमें भी वही लिखा हुआ था पीएफआई के क्रिटिसिज्म के बारे में ही। भले वो सबटाइटल मुझे नहीं पता, मैंने होगा किसी एक जगह पर सबटाइटल गलत, पर मेन बात थी 20 वर्षों में केरला इस्लामिक स्टेट बनने जा रही है, ये उन्होंने कहा था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने। और आज हम देख रहे हैं कि केरला के कुछ विलेजेस में शरिया लॉ चलता है। ये वीडियो देखिए। It actually seems a fairly well-off village in the verdant Nilambur forests of Kerala's North Malabar belt in Malappuram district. The village seems modern had it not been for the medieval, almost anti-modern ideology of the locals. We're told the people here are of the breakaway Damaj Salafi sect of Yemen, living a strictly conservative existence. Damaj Salafi group in Yemen, are you associated with that? Damaj Salafi. Yeah. We agree with them. Yeah. So, no modern education, no phones and TV gadgetry, completely apolitical, a non-polluting plainness dominates. Voting, elections and the like are deemed thoroughly un-Islamic. अब इसके बाद ध्रुव राठी जी ने कहा कि भाई वी.एस. अच्युतानंदन जी ने जो वक्तव्य दिया था उसको तो 13 वर्ष हो चुके हैं और केरला तो अभी भी सेफ एंड सेक्युलर है। तो ध्रुव राठी जी आप बताइए कि ये जो विलेजेस मैंने वीडियोस दिखाए, क्या ये सेक्युलरिज्म है? ये एक वीडियो की बात नहीं है। आपने 4 महीने पहले शायद न्यूज़ नहीं सुनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य सरकार ने शरिया लॉ का समर्थन किया था। और कैसे? ऐसे ही किसी इलेक्शन रैली में लोगों को खुश करने के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए नहीं कहा था। कोर्ट में वो एफिडेविट फाइल करने वाली थी, 4 महीने पहले न्यूज़ आई थी। चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, द केरला गवर्नमेंट विल वाउच फॉर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द शरीयत लॉ। केरला की राज्य सरकार शरीयत लॉ को न्यायिक और संवैधानिक रूप से वैलिडेट करने का प्रयास करेगी, उसको न्यायिक और संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट कह रही है। Kerala government issuing a statement. So this is the government's position. The law of inheritance and all other branches of law relating to the Muslim law contained in the Shariat are in accordance with the provision of the Constitution. There was a meeting of various Muslim leaders, including the leaders of Samastha in the month of March, where the clerics have requested to continue with the existing practices and procedure. One who belongs to Muslim community cannot complain on the discrimination on basis of principles recognized by Islam. And uphold its significance in all aspects of the Muslim personal law, especially on law of inheritance. मतलब केवल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही नहीं, जो विरासत का न्याय है केवल उसमें ही नहीं, तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी हम शरीयत लॉ का समर्थन करेंगे, न्यायिक और संवैधानिक उसे मान्यता मिल सके इसका प्रयास करेंगे। और ये क्यों हुआ, क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये बात कही थी। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केरला की राज्य सरकार ये एफिडेविट फाइल करने वाली थी। सुनिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। द एफिडेविट विल बी फाइल्ड इन द स्पेशल लीव पिटिशन फाइल्ड बाय द खुरन सुन्नत सोसाइटी एंड अदर्स चैलेंजिंग अ केरला हाई कोर्ट ऑर्डर विच रिजेक्टेड देयर प्ली टू डिक्लेयर दैट the practice followed by the Muslims regarding the inheritance of the Muslim women was violative of principles of the constitutional. जो इनहेरिटेंस को लेकर जिन प्रथाओं का, जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा, वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है, इनहेरिटेंस से, विरासत के अधिकारों से जुड़े हुए। और ये संविधान की मूल भावनाओं का हनन है, संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। ये केरला हाईकोर्ट ने कहा था, तो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले थे और केरला की राज्य सरकार इसका समर्थन कर रही थी। और केरला में इसको लेकर एक रैली भी निकली थी, शरीयत प्रोटेक्शन रैली। द स्टेट वुड आर्ग्यू बिफोर द एपेक्स कोर्ट दैट वन हु बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड बाय इस्लाम। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से जो व्यक्ति आता है वो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये वो नहीं कह सकता, इसके बारे में वो कंप्लेन नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, पर अगर वो मुस्लिम लॉ के अनुसार सही है, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता, वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। सुनिए आगे।
if the petitioners feel that the principles of the inheritance are against their understanding of Islamic law, they have the liberty to act according to their conscience. मतलब जो जिन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो भाई मतलब उनकी इस्लामिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग अगर अलग है बाकियों से, तो वो अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जैसे उनको जीना है जिए, पर आप बाकी लोगों को आप नहीं कह सकते, आप इस कानून में बदलाव नहीं कर सकते. However, they cannot get their views enforced through a court of law. कोर्ट में जाकर वे अपने व्यूज दूसरों पर नहीं थोप सकते. इस प्रकार से कोर्ट में जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता, शिकायत भी नहीं कर सकता. ये सेक्युलरिज्म है ध्रुव राठी जी, ये सेक्युलरिज्म है. आपने कहा कि केरला अभी भी उतना ही सेफ और सेक्युलर है. ये आपको सेक्युलरिज्म लगता है, शरीयत लॉ का समर्थन? ध्रुव राठी के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने वाली बीजेपी तानाशाह है, हिटलर जैसी शासन कर रही है, नाजी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही है. और जो स्टेट गवर्नमेंट शरीयत लॉ का समर्थन कर रही है वो ध्रुव राठी जी के अनुसार शायद सेक्युलर है. और जहाँ तक बात है सेफ होने की, पिछले कुछ वर्षों में 250 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है. सेफ एंड सेक्युलर, ये ध्रुव राठी जी कह रहे हैं. इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि जो 4 लड़कियां आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी उनमें से तो केवल एक ही हिंदू लड़की थी. तो ध्रुव राठी जी, लगता है आपने फिल्म देखी नहीं. बिना फिल्म देखे ही आपको शायद किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर दे दी है, वो आपने पढ़कर बोल दी. फिल्म में भी एक ही लड़की दिखाई है जो आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी. बाकी जो दूसरी लड़की है उसने आत्महत्या की थी और उसके माता पिता का इंटरव्यू भी, रियल इंटरव्यू फिल्म के एंडिंग में दिखाया है. अगर आपने फिल्म देखी होती तो आप ऐसा उटपटांग सा आर्ग्यूमेंट नहीं देते. इसके बाद ध्रुव राठी जी ने कहा कि ओरिजिनल जो लड़कियां है वो काफ़ी रेडिकलाइज्ड है और फिल्म में जो शालिनी का कैरेक्टर है उसके प्रति सिंपैथी बनाने का प्रयास किया है. देखिए, ये बात तो मैंने जब टीज़र आया था या ट्रेलर भी आया था, उस दोनों में ही मेरे भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं. मैंने कहा था कि जो लड़कियाँ जो सच में है अभी अफगानिस्तान में, वो रेडिकलाइज्ड है. ये भारत सरकार ने कहा है. पर देखिए, यहाँ पर इस फिल्म में केवल जो आईएसआईएस ज्वाइन करने की लड़कियां गई है केवल वो ही नहीं, तो ये जो लव जिहाद की समस्या चल रही है या जो कुछ लोग इस्लामिक स्टेट स्थापन करने के उद्देश्य से युवतियों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज करने के माध्यम से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए 2 अलग अलग घटनाओं को कंबाइन करके जो आईएसआईएस में जा रही लड़कियां हैं वो भी, और जिन्हें श्रुति जी जैसी लड़कियां, जिन्होंने आप देख सकते हैं ना श्रुति जी का वीडियो, उन्हें किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया था, और भी ऐसी कई सारी लड़कियां हैं. तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने फिल्म में ये बात बताई है. इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी का अधिकार होता है ना फिल्म मेकर के पास में. एक तो ढंग का आर्ग्यूमेंट दे देते ध्रुव राठी जी. इसके बाद में ध्रुव राठी ने कहा है 32,000 नहीं, केवल 3 लड़कियां हैं और 3 में से भी केवल एक हिंदू लड़की है. वो तो मैंने आपको बताया, एक ही हिंदू लड़की फिल्म में भी दिखाई है. दूसरी जो लड़की उसने आत्महत्या की थी उसके माता पिता का इंटरव्यू भी दिखाया है. और ये जो 32,000 की संख्या है ध्रुव राठी जी, मैं फिर से कहूँगा शायद आपने फिल्म नहीं देखी. अगर फिल्म देखी होती तो ऐसा तर्क आप नहीं देते, क्योंकि फिल्म में इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई जो लड़कियां हैं उनकी संख्या तो आप ही कह रहे कि 6 लड़कियां हैं. भले ही 3 पूरा इकोसिस्टम कह रहा हो, आपने तो खुद ही, अब आपको कुछ स्टेट न्यूज़ ग्लोबल का वो वीडियो आपने उसका रेफरेंस दिया है, उसमें तो उन्होंने खुद ही बताया कि 10 महिलाएं हैं, उनमें से 6 केरला से है, या आपने ही बताया. तो भले ही लड़कियां वो आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए जाने वाली कम हो, पर ये जो दूसरी इस्लामिक स्टेट स्थापन करने के उद्देश्य से बाहर से फंडिंग लाकर जो फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है, जो लव जिहाद की समस्या है, उनको मिलाकर ये पूरा 30,000 का आंकड़ा बताया गया. और फिल्म में केवल 30,000 नहीं, 50,000 का भी आंकड़ा फिल्म के एंडिंग में बताया गया है. नीमा मैथ्यूज का जो कैरेक्टर है वो फिल्म के एंडिंग में पुलिस ऑफिसर के सामने जो बात बता रही है, जो तथ्य और आंकड़े बता रही है, वहाँ पर ये पूरा उन्होंने बताया है. तो आपने अगर फिल्म देखी होती तो ऐसी बात आप नहीं करते. हाँ, अगर आप टीज़र की बात करें कि भाई टीज़र में कहा कि 32,000 लड़कियाँ इस प्रकार से सीरिया में दफन हो गई है उनके जैसी, तो हो सकता है कि उस समय फिल्म मेकर ने ओवरऑल जो पूरे विश्व भर से लड़कियां गई हुई हो सीरिया में, उनके बारे में उन्होंने टोटल बात कही हो. पर अभी जो मैंने फिल्म में देखा, फिल्म में जो फिल्म मेकर ने दिखाया है वो आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई लड़कियां और जो फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार है, लव जिहाद का शिकार है, उनको मिलाकर ये आंकड़ा उन्होंने बताया हुआ है. और आपने शुरुआत में देखा ही कैसे सिस्टमेटिक वे में ये कन्वर्जन की फैक्ट्री चल रही है. इंडिया टुडे का स्टिंग ऑपरेशन है, देख लेना आप. इसके बाद ध्रुव राठी ने केरला में जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए एक और आर्ग्यूमेंट ये दिया कि भाई
महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी कुछ लड़कियां ISIS ज्वाइन करने के लिए गई थी, तो केवल केरला के बारे में ही क्यों कहा जा रहा है? तो ध्रुव राठी जी, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, उससे शायद आपको उत्तर मिल गया होगा कि भाई केरला की स्टेट गवर्नमेंट शरीयत लॉ का समर्थन कर रही है, उसको न्यायिक और संवैधानिक मान्यता मिल सके इसका प्रयास कर रही है, और शरीयत लॉ के लिए उसके समर्थन में रैलीज निकल रही है। कुछ गांव है जहां पर शरीयत लॉ चलता है, जहां पर फ़ोन्स हो, गैजेट्स हो, या जो भी आधुनिक चीज़ें हैं, इलेक्शन वगैरह, इसको बॉयकॉट किया हुआ है। ये वीडियोस आपने देखे ना। और साथ में केरला में जो कन्वर्जन की फैक्ट्री चल रही है उसका वीडियो तो मैंने शुरुआत में दिखाया, इंडिया टुडे का स्टिंग ऑपरेशन। क्या इसके बाद भी आपको नहीं लगता कि केरला को बचाया जाना चाहिए? जो केरला से सच में प्रेम करेगा ना, वो इन समस्याओं को देखकर दुखी होगा, वो ऐसी फिल्म को खारिज करने का प्रयास नहीं करेगा, उल्टा वो लोगों को जागृत करेगा कि हमें ऐसी मानसिकता से केरला को बचाना होगा, हमारी अगली जनरेशन्स को बचाना होगा। ये वो कहेगा जो सच में केरला से प्रेम करता है। इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि भाई केरला में कोई खुफिया लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही है, वहाँ पर जिन लड़कियों का कन्वर्जन हो भी रहा है तो वो फोर्सफुली नहीं हो रहा, और उनमें से बहुत ही नगण्य ऐसी लड़कियाँ ISIS ज्वाइन करने के लिए गई है। इस प्रकार के आर्गूमेंट्स दिए हैं। ध्रुव राठी जी, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही तो मैंने आपको दिखाई दिया, स्टिंग ऑपरेशन अवेलेबल है और भी कई सारे प्रमाण उपलब्ध है इसको लेकर। अब ISIS ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तभी आप इसे समस्या मानेंगे? ये भारत को जो इस्लामिक स्टेट बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, केवल भारत ही नहीं तो बाहर भी हम इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये जो इस उद्देश्य से जो कार्य कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, ये समस्या नहीं है। जब ISIS ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तभी आप समस्या मानेंगे क्या इसे? और केरला हाईकोर्ट ने स्वयं लव जिहाद की बात मानी है। मतलब ध्रुव राठी अपने आप को केरला हाईकोर्ट से भी ऊपर मानते हैं क्या? ध्रुव राठी ने कहा कि भाई खुफिया लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी ऐसी कोई नहीं चल रही है। तो सुनिए केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं पढ़कर बताता हूं। केरला हाईकोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज टू स्टॉप लव जिहाद। ये 2009 की न्यूज़ है, 9 की न्यूज़ है। जब ISIS ज्वाइन कर, मतलब ISIS तो 2013 के बाद में एक्टिव हुआ, उसके पहले की ये न्यूज़ है 2009 की, जब केरला हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि लव जिहाद को स्टॉप करने के लिए नए कानून बनाए जाए। हालांकि केरला गवर्नमेंट ने अभी तक भी ऐसा कोई कानून बनाया ये मुझे याद, मेरे तो पढ़ने में नहीं आया, पर हाँ शरीयत लॉ को डिफेंड करते हुए या उसको हम न्यायिक और संवैधानिक मान्यता दिलवाएंगे, ये केरला गवर्नमेंट ने कहा, ये तो मेरे पढ़ने में आया। केरला हाईकोर्ट ऑन वेडनेसडे फाउंड इंडिकेशंस ऑफ फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस अंडर द गार्ब ऑफ लव इन द स्टेट and asked the government to consider enacting a law to prohibit such deceptive acts. फोर्सफुल शब्द सुनने में आया आपको ध्रुव राठी जी? फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, केरला हाईकोर्ट ने कहा, और ये तब से चल रहा है। ये कोई अचानक से ऐसा कहीं से उठ कर के बात निकल कर सामने आई हो, ऐसी बात नहीं है। पर इसका तो आपने कहीं पर उल्लेख नहीं किया, कहीं पर किसी ORF वगैरह किसी संस्था जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, और कोई होगी संस्था देशी या विदेशी मुझे भी नहीं पता, उसको लेकर कोई आप इधर उधर की बातें घुमा कर बता रहे हैं लोगों को। क्या ये आपके पढ़ने में नहीं आया कहीं पर? केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था 2009 में ही? तब तो ISIS मतलब 13 के बाद एक्टिव हुआ, तब तो कोई नहीं जा रहा था, तो क्या ये समस्या नहीं थी? केरला हाईकोर्ट को तो लग रही थी समस्या। चलिए आगे चलते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई डिस्क्रिप्शन से 32,000 की जगह 3 कर दिया। वो डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया। भाई फिल्म में 50,000 का आंकड़ा भी बताया गया है, 30,000 का आंकड़ा भी बताया गया है, और कोर्ट में इस फिल्म को रुकवाने के लिए कई सारे लोग गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जाओ भाई जाओ कह दिया, हाई कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी कोई बात सुनी नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद ही फिल्म अभी चल रही है, और कोर्ट ने वो लाइन नहीं हटवाई। 30,000 और 50,000 दोनों ही संख्या फिल्म के एंडिंग में है। और जैसा कि मैंने कहा, ये केवल ISIS ज्वाइन करने के लिए जो गई थी लड़कियां, उनको ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद की भी जो समस्या है उन दोनों को मिलाकर कंबाइन करके क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए दोनों प्रकार की समस्याओं को एक पात्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि कोई भी फिल्म मेकर करता है। किसी सत्य घटना पर कोई फिल्म बनाई जाती है तो अलग अलग जो घटनाएं हो उनको कंबाइन करके किसी एक कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। ये बहुत कॉमन बात है। इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि भाई बाकी देशों से ISIS ज्वाइन करने के लिए जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर भारत से तो बहुत कम है, यानी भारत में ये समस्या बहुत छोटी है, ऐसा ध्रुव राठी ने कहा। हालांकि इसके बाद ध्रुव राठी आगे ये भी कहते हैं कि भाई 350 ऐसे ब्रेन वॉश्ड यूथ थे जिनको NIA ने उन्हें डीरेडिकलाइज्ड कराया, उनको जाकर समझाया। तो ये बात तो मानते कि संख्या तो काफ़ी बड़ी थी। ये बात तो ध्रुव राठी भी मानते हैं। NIA ने उन्हें डीरेडिकलाइज्ड कराया।
और जहाँ तक बात है समस्या की, उन्होंने बात की ना कि विदेशों से ज़्यादा लोग ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे, भारत में इतनी बड़ी ये समस्या नहीं है। तो ध्रुव राठी जी, चलिए जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनको थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, कोई एक वीडियो बनाकर कंपेयर करके बता दीजिए विदेशों में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और भारत में 2014 से पहले 2006 से 14 के बीच में कितने आतंकवादी हमले हुए थे। सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के आतंकवादी हमले भी शायद मिला लेंगे तो उससे भी ज़्यादा संख्या वो हो जाएगी। 2006 से 14 के बीच में भारत में इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, इतने बम धमाके हुए थे, क्योंकि उस समय कई सारे बातें हमारे सामने हैं कि NIA हो, हमारी सुरक्षा एजेंसीज हो, उनको कैसे कमज़ोर किया हुआ था। आपके प्रिय बॉलीवुड की ही फिल्म अर्जुन कपूर जिसमें मुख्य भूमिका में है, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, उसमें भी ये सारी बातें दिखाई है कि कैसे आए दिन हर महीने कहीं ना कहीं पर बम धमाके होते थे और ऊपर से सरकार हमारी सुरक्षा एजेंसीज पर कैसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ये बातें आपके प्रिय बॉलीवुड ने ही एक फिल्म में दिखाई है और सत्य परिस्थिति उससे भी भयावह थी। यहाँ तक कि एक एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री 2013 में 13 के अंत में मुझे जितना याद है, उन्होंने कहा था कि भाई राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। 2014 के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। राफेल क्या, उसके साथ ही और भी कई सारे अरबों डॉलर के रक्षा सौदे भारत ने किए हैं अलग अलग देशों के साथ में। भारत में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है वो हम देख रहे हैं और ऊपर से कोरोना जैसी इतनी भयावह महामारी आने के बाद भी भारत आज भी सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। कितनी भयावह परिस्थिति है। और आप आगे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने केरला स्टोरी का तो उल्लेख किया पर NIA और IB को धन्यवाद नहीं किया। भाई आज 2014 के बाद में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे मजबूत हुई है वो हमने देखा हुआ है। इसके बाद ध्रुव राठी ने कुछ एक पर्टिकुलर समय के इक्का दुक्का रिपोर्ट्स सामने रखकर ये बताने का प्रयास किया कि भाई देखो कन्वर्जन तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में ये कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्रुव राठी जी एक बात का उत्तर दे दीजिए, फिर ये डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात में इतना बदलाव कैसे हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य कैसे 90 से 95% से ज़्यादा कैसे कन्वर्ट हो गए। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य, तमिलनाडु में, केरला में इतना ज़्यादा कन्वर्जन कैसे हो रहा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 5-7 वर्षों में जो फिल्में आई हुई है उनमें आप देख लीजिए डेमोग्राफिक चेंजेस तो आपको वहाँ पर फिल्मों में भी देखने को मिल जाएंगे। जो कैरेक्टर्स के नाम है वो आप देख लीजिए, हिंदू नामों की संख्या कैसे लगातार घट रही है। बहुत ही कम गिनी चुनी फिल्मों में और बहुत ही कम हिंदू नाम देखने को मिलेंगे आपको। ये डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं। गाँव के गाँव कुछ दशक पहले वहाँ पर शरिया लॉ नहीं थी और ना ही इस प्रकार से इतने कोई डेमोग्राफिक चेंजेस थे। वो गांव के गांव कैसे शरिया लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कई सारे पूरे के पूरे गांव कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर समय के, किसी एक पर्टिकुलर वर्ष के कुछ रिपोर्ट बताकर आप ये नहीं कह सकते कि देखो भाई कन्वर्जन तो कुछ समस्या ही नहीं है। वो कोई अचानक से एक ही वर्ष सारे के सारे कन्वर्जन तो नहीं होते हैं ना। दशकों से बाहर से जो फंडिंग्स आ रही है, 20-20 हज़ार NGOs ऐसे बाहर से लगातार उनको फंडिंग्स आ रही है, कन्वर्जन कर रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से जो ब्रेन वॉशिंग चल रही है। अभी आज की ही न्यूज़ है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर ED ने रेड डाली है 4-5 प्रोड्यूसर्स पर कि उन्हें बाहर से फंडिंग आ रही है फिल्मों के माध्यम से प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए। आज की न्यूज़ है, पढ़ लेना ध्रुव राठी जी। ये हो रहा है ना फिल्मों के माध्यम से। आज तमिल, मैं तो कई बार कहता हूँ, तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर वामपंथी फिल्म मेकर्स का एक वर्चस्व हो गया है और लगातार ऐसी फिल्में बनाई जा रही है, मेन स्ट्रीम में भी बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से हिंदू संस्कृति को किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी नहीं स्पष्ट रूप से हिंदू संस्कृति के विरुद्ध एक प्रकार से प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है। बार बार कुछ पर्टिकुलर ऐसी घटनाएं जिन मूल घटनाओं में ऐसा कोई जातिवाद का एंगल नहीं भी हो तो भी उनको एंगल देकर बार हिंदू समाज को जात पात में बांटने का प्रयास या उनके मन में एक आत्मग्लानि की भावना भरना कि हिंदू संस्कृति कितनी ज़्यादा, कितना भेदभाव है इसमें, कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, रिग्रेसिव है। बार ऐसा एक निगेटिव स्टेरियोटाइप किए जा रहे हैं। भारत को लिंचिस्तान बताना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो वामपंथी फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे हैं वो दिख रही है ना। तो एक जनरेशन के मन में इस प्रकार से अपने ही कल्चर के प्रति द्वेष भरा जा रहा है। जो हमने तो केरला स्टोरी में देखा, कॉलेजेस में कुछ लोग जो अपने साथ के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं। हमने देखा शालिनी उन्नीकृष्णन या उन कैरेक्टर्स को कैसे ब्रेन वॉश किया गया। फिल्मों के माध्यम से यही सॉफ्ट धीमा जहर
जनरेशन्स के दिमाग में डाला जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उनके ही कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति एक हीन भावना उनके मन में भरी जा रही है। और ये सब कुछ होते हुए भी ध्रुव राठी जी को अगर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब मुझे विश्वास है कि जो मैंने बातें बताई वो ध्रुव राठी जी को पता नहीं होंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने एक उद्देश्य से अपने वीडियोस बनाते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल बना सकते हैं। पर बाकी जो युवा है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने तरीके से सर्च करिए, बातों को खोजिए, पढ़िए, अध्ययन करिए। बाकी भारत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए तो बहुत सारी ताकतें काम कर रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपने विचार बताए, किसी को भी मुझसे एग्री होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर जो भी बातें मैंने आपको बताई, उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने कमेंट में प्लीज़ अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। जय श्री राम, वंदे मातरम।